वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं, और जो नहीं दिखता वो शायद हमारे आसपास ही कहीं मौजूद होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तहों में उतर रहे हैं। ये कहानी इसी कहावत को आप कह सकते हैं बड़े ही डरावने अंदाज में सच साबित करती है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी हमें मिली है अमान पारकर के यूट्यूब चैनल से। उनका एक वीडियो है द कश्मीर हॉरर स्टोरी। हमने उसके ट्रांसक्रिप्ट को आधार बनाया है। कहानी है कश्मीर की, जिसे जन्नत कहते हैं जी। लेकिन ये दास्तान जन्नत की नहीं है, ये खौफ की है और एक गहरे अनसुलझे रहस्य की। हाँ, एक पहेली जैसी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस कहानी के ताने बाने को खोलना, यूसुफ नाम के उस शख्स के अनुभवों को समझना और देखना कि ये स्रोत हमें कहाँ तक ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का सिरा पकड़ते हैं। यूसुफ, उम्र करीब 40 साल। आज से लगभग मान लीजिए 20 साल पहले घर की माली हालत ठीक नहीं थी, तो उसने कश्मीर छोड़ दिया, न्यूयॉर्क चला गया। वहीं पढ़ा, वहीं काम किया, बस गया, घर से, माँ बाप से दूर। एक आम कहानी, कई लोगों की तरह। हाँ बिल्कुल। फिर आया साल 2010। एक दिन उसे खबर मिली, पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ओह। ये सुनते ही वो फौरन निकला, न्यूयॉर्क से भारत, दिल्ली पहुंचा और बिना वक्त गवाए एक गाड़ी किराए पर ली और कश्मीर के लिए रवाना हो गया। वक्त कम था शायद। हाँ, वक्त बहुत कम था। मुश्किल से 5-6 दिन की छुट्टी मिली थी उसे, तो बस फटाफट पहुंचना था। सालों बाद कश्मीर लौट रहा था। रास्ते में देख रहा था शहर कितना बदल गया है। नई सड़कें, नई इमारतें। जाहिर है 20 साल बहुत होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पुराने मोहल्ले की तरफ मुड़ी ना, उसे एक अजीब सा सुकून मिला। कुछ चीजें अब भी वैसी ही थीं। गलियां, वो बचपन वाली दुकान जहां से टॉफी बिस्किट लेता था। हाँ, वो यादें। हाँ, और दूर से अपना पुराना घर दिखा। पुरानी यादें एकदम ताजा हो गईं। वो दुकानदार भी पहचान गया, अब उसका बेटा दुकान चला रहा था। एक नॉस्टैल्जिया वाला पल, घर वापसी का एहसास। हाँ, वही। और यहीं से वो एहसास बदलना शुरू होता है। ये घर वापसी उतनी सीधी नहीं है जितनी यूसुफ को लग रही है। स्रोत हमें बताता है कि इस बाहरी सुकून के नीचे एक बेचैनी है जो बहुत जल्द सामने आने वाली है। बिल्कुल। यूसुफ थोड़ा उत्साहित भी है। घर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, कोई जवाब नहीं। दोबारा खटखटाता है, थोड़ा जोर से, फिर भी खामोशी। इतने में आसपास के कुछ लोग जमा हो जाते हैं और यूसुफ को थोड़ा अजीब तरह से घूरने लगते हैं। शायद पहचान गए होंगे। हाँ, शायद उन्हें याद था कि ये वही लड़का है जो सालों पहले घर से लड़ झगड़ कर गया था। तो यूसुफ को थोड़ी झिझक हुई। उसने सोचा शायद अम्मी अब्बू कहीं बाहर गए होंगे, शाम को आता हूं। और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, खटाक। हाँ, दरवाजा अपने आप खुल गया। एकदम। कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, बस दरवाजा खुल गया। अजीब है। हाँ, यूसुफ भी चौंक गया। फिर सोचा चलो शायद लॉक ठीक से लगा नहीं होगा या हवा का झोंका। खुद को समझा लिया उसने। अपना सामान लेकर अंदर गया, आवाज लगाई, अम्मी, अब्बू। कोई जवाब नहीं। फिर से पुकारा, तब जाकर पहली मंजिल से उसकी माँ की बहुत ही कमजोर बीमार सी आवाज आई। अच्छा। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और देखा कि माँ और पिता दोनों बिस्तर पर लेटे हैं। बेहद कमजोर लग रहे थे, बीमार। उनकी ये हालत देखकर यूसुफ अंदर तक हिल गया। जाहिर है इतने सालों बाद। हाँ, सालों बाद लौटा था और उन्हें इस हाल में देख रहा था। उसे अफसोस हुआ, प्यार आया, थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई शायद, सारे जज्बात एक साथ। पर वो खुश भी था कि चलो देर से ही सही, अब वो उनके पास है, उनकी देखभाल कर सकेगा। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। यूसुफ को लग रहा है कि वो अपने बीमार माँ बाप की सेवा करने आया है, लेकिन स्रोत्र यहाँ एक शक का बीज बो रहा है। क्या ये बीमार माँ बाप वही हैं जिन्हें वो छोड़कर गया था? ये मुलाकात, ये घर, ये माहौल, सब कुछ सतह पर जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। रहस्य गहराना शुरू हो चुका है। हाँ, और ये रहस्य उसी रात और गहराता है। रात में यूसुफ नीचे किचन में गया पानी लेने। घर बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं। तभी उसे खिड़की पर कुछ खटखटाने जैसी आवाज आई। खटखटाने की? हाँ। बाहर देखा, हवा भी नहीं चल रही थी। वो ध्यान से खिड़की के पास गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कांच की खिड़की पर बाहर की तरफ से 2 हाथों के धुंधले निशान बने हुए थे। बाप रे। हाँ, जैसे कोई बाहर अंधेरे में खड़ा होकर हाथ टिकाकर अंदर झांक रहा हो। ये तो बहुत डरावना है। ये मंजर देखकर यूसुफ बुरी तरह डर गया। उसके हाथ से पानी की बोतल छूट गई। वो लगभग भागता हुआ ऊपर अपने कमरे में चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। समझ सकती हूँ। अगली सुबह उसने हिम्मत करके अपनी माँ को रात वाली बात बताई। उसे लगा माँ भी डर जाएंगी, लेकिन माँ बड़े आराम से बोली,
जैसे कोई मामूली बात हो। अच्छा। कहने लगी, अरे बेटा डर गया। वो पड़ोस में एक आदमी रहता है ना, उसकी बीवी गुजर गई कुछ साल पहले, तब से उसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई है। वो अक्सर रात बिरात ऐसे ही बाहर घूमता रहता है और कभी कभी लोगों के घरों में झांकने लगता है। चिंता मत कर। तो एक तार्किक वजह दे दी। हाँ। और यूसुफ को ये सुन के बड़ी राहत मिली। चलो, कोई भूत वूत नहीं, बस एक बेचारा परेशान इंसान है। उसका डर काफी हद तक कम हो गया। ये एक क्लासिक पैटर्न है जो अक्सर ऐसी कहानियों में हम देखते हैं। अलौकिक लगने वाली घटना की एक तार्किक सांसारिक व्याख्या मिल जाती है। ये यूसुफ को और शायद सुनने वाले को भी कुछ देर के लिए शांत कर देती है। लेकिन स्रोत हमें इशारा दे रहा है कि ये राहत सिर्फ ऊपरी है। जो जवाब मिला है वो शायद पूरा सच नहीं है, या शायद सच से ध्यान भटकाने का एक तरीका। कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि और उलझने वाली है। हाँ, बिल्कुल। कुछ दिन गुजरे, यूसुफ अपने माँ बाप की देखभाल में लगा रहा। फिर एक दिन उसके एक पुराने स्कूल के दोस्त का फोन आया। दोस्त एक गेट टुगेदर रख रहा था, पार्टी जैसा। तो यूसुफ सालों बाद सबसे मिलने के लिए उत्साहित हो गया। जब वो शाम को पार्टी के लिए तैयार होकर निकलने लगा तो उसके पिता, जो अभी बिस्तर पर ही थे, उन्होंने उसे रोका। उनकी आवाज में एक अजीब सी संजीदगी थी। वो बोले, बेटा जहां भी जा रहे हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। क्या बात? कुछ भी हो जाए, रात के 12 बजे से पहले घर वापस आ जाना, हर हाल में। 12 बजे से पहले? क्यों? यूसुफ को भी ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने इसे बस बूढ़े बाप का वहम या अपशगुन समझकर टाल दिया। बोला, अब्बू आप भी कैसी बातें कर रहे हैं निकलने से पहले, और चला गया। ओह, उसने ध्यान नहीं दिया। नहीं। पार्टी में पहुंचा तो माहौल एकदम बदल गया। पुराने दोस्त, हंसी मजाक, सालों पुरानी बातें। यूसुफ सब कुछ भूलकर एंजॉय करने लगा। वक्त का पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। रात के 12 बज चुके थे। ओहो। पार्टी अभी जोरों पर थी। उसे पिता की बात याद आई, पर उसे लगा बीच में उठकर जाना ठीक नहीं, दोस्त बुरा मान जाएंगे। तभी उसका एक खास दोस्त दानिश उसके पास आया। उसके चेहरे पर थोड़ी फिक्र दिख रही थी। वो यूसुफ से बोला, यार अब तुझे निकलना चाहिए, देर हो गई है। यूसुफ ने पूछा, क्यों, सब तो यही है। दानिश को भी कुछ पता था क्या? हाँ। दानिश थोड़ा हिचकते हुए बोला, देख जिस रास्ते से तू वापस जाएगा उस पर एक पुल पड़ता है, गौ कदल ब्रिज। यूसुफ ने कहा, हाँ पता है। दानिश आगे बोला, उस ब्रिज का इतिहास अच्छा नहीं है यार। कहते हैं 1990 में एक ही रात में उस ब्रिज पर या उसके आसपास करीब 50 लोग मारे गए थे। 50 लोग? गौ कदर ब्रिज। हाँ, ये कहानी अब एक वास्तविक दर्दनाक ऐतिहासिक घटना से जुड़ रही है। स्रोत इसे 1990 के उस हादसे से जोड़ रहा है जब कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कई नागरिक मारे गए थे। ये जानकारी कहानी को सिर्फ एक भूतिया दास्तान से आगे ले जाती है। ये सामूहिक आघात, मतलब कलेक्टिव ट्रॉमा, और इतिहास के अनमिटे निशानों के दायरे में ले आती है। हाँ, और दानिश ने आगे बताया, और तब से ये माना जाता है कि आधी रात के बाद उस पुल से गुजरना ठीक नहीं। कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनने या कुछ देखने का दावा किया है। कहते हैं वो आत्माएं वहीं भटकती हैं। ओहो। यूसुफ ये सब सुनकर जोर से हंस पड़ा। क्या यार दानिश, तू भी किन बातों में पड़ गया? ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। उसने दानिश की चेतावनी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ली। टिपिकल रिएक्शन। हाँ। पार्टी देर तक चली। खाते पीते बातें करते रात के 3 बज गए। अब पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। यूसुफ अकेला अपनी गाड़ी में घर के लिए निकला। अब देखिए, 2 चेतावनियां मिल चुकी हैं, एक पिता से, दूसरी दोस्त से। दोनों का इशारा रात के वक्त और गोकदल ब्रिज की तरफ है। यूसुफ दोनों को नकार चुका है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां यूसुफ का सामना सीधे उस चीज से होने वाला है जिसे वो वहम और मनगढ़ंत कहानी समझ रहा था। स्रोत हमें सीधे टकराव की ओर ले जा रहा है। हाँ, और वो टकराव बहुत बहुत भयानक होता है। रात के 3 बजे, सुनसान सड़कें, यूसुफ गाड़ी चला रहा है। अनजाने में ही सही, दानिश की बातें उसके दिमाग में कहीं घूम रही हैं। जैसे ही उसकी गाड़ी गोकदल ब्रिज के नजदीक पहुंची, घना अंधेरा। तभी उसकी नजर ब्रिज के एक कोने पर पड़ी। वहां एक छोटी सी बच्ची, बिल्कुल अकेली, खड़ी रो रही थी। 3 बजे रात को पुल पर अकेली बच्ची? हाँ। यूसुफ की गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। रात के 3 बजे इस सुनसान पुल पर एक अकेली बच्ची। उसके दिमाग में फौरन दानिश की कहानी कौंधी। क्या ये वो है या सच में कोई बच्ची मुसीबत में है? दुविधा। हाँ। उसका ज़मीर उसे गाड़ी रोकने पर मजबूर कर रहा था। उसने सोचा, अगर ये सचमुच कोई जरूरतमंद हुई तो। उसने गाड़ी रोकी, और जैसे ही गाड़ी रुकी, बच्ची का रोना एकदम बंद हो गया। है? यूसुफ को अजीब लगा। उसे हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई गाड़ी की तरफ आ रहा था।
वो घबराकर खिड़की का शीशा नीचे करता है, देखता है वही बच्ची ठीक उसकी खिड़की के पास खड़ी है। मासूम चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ अजीब था। ओह माय गॉड! यूसुफ हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकला। पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? रो क्यों रही थी? बच्ची शांत आवाज में बोली, मेरे अम्मी अब्बू खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। उनकी आवाजें आती हैं पास वाले तालाब से। और उसने उंगली से पुल के नीचे बने एक छोटे से तालाब की तरफ इशारा किया। तालाब, पुल के नीचे? हाँ। यूसुफ को बच्ची पर तरस आया। वो उसके साथ तालाब के किनारे गया। अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। उसने टॉर्च निकाली या शायद मोबाइल की लाइट जलाई, स्रोत ये साफ नहीं बताता। जैसे ही रोशनी पानी पर पड़ी, यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या देखा? तालाब में 2 इंसानी लाशें तैर रही थी, एक आदमी और एक औरत की। हे भगवान! वो बुरी तरह शॉक गया। उसे लगा शायद वो अभी जिंदा हो। वो फौरन उन्हें बचाने के लिए पानी में कूदने ही वाला था कि वो बच्ची उसका हाथ कस के पकड़ लेती है। रोक लिया उसे? हाँ। यूसुफ हैरान होकर उसे देखता है। बच्ची उसकी आंखों में देखकर पूछती है, इन दोनों को तो आप बचा लोगे, लेकिन बाकियों का क्या? बाकियों का मतलब? यूसुफ ने भी यही पूछा। बाकियों का मतलब? बच्ची ने फिर से तालाब की तरफ इशारा किया। यूसुफ ने कांपते हाथों से फिर रोशनी पानी पर डाली, और इस बार जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। तालाब में अब 2 नहीं बल्कि कम से कम 40-50 लाशें तैर रही थी। 50? हाँ, हर तरफ लाशें ही लाशें। उसे फौरन दानिश की बताई संख्या याद आई। 50 लोग मारे गए थे। ये सिर्फ यूसुफ का वहम नहीं लगता। स्रोत इसे उस ऐतिहासिक हादसे के एक भयानक, अलौकिक प्रतिध्वनि के रूप में पेश कर रहा है। वो अतीत जिसे यूसुफ नकार रहा था, अब उसके सामने खड़ा है। यूसुफ को अब यकीन हो गया कि ये सब असली नहीं है, ये कुछ और है। वो चीख पड़ा और बेतहाश अपनी गाड़ी की तरफ भागा। भागते हुए उसे लगा जैसे पुल की सड़क पर हर तरफ खून फैला हुआ है। वो जैसे तैसे कांपते हुए गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी भगाई। वो डरा सहमा रोता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। गाड़ी फेंकी, भागता हुआ दरवाजे पे गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अम्मी, अब्बू, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई होगी। कोई आवाज नहीं आई। वो ठंड में बाहर अकेला खड़ा कांप रहा था। तभी उसने देखा कि गली के नुक्कड़ से एक साया चला आ रहा है। पास आने पे वो पहचाना, ये वही आदमी था जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। वो पड़ोसी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हाँ, वही। वो आदमी यूसुफ को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधा घर के खिड़कियों के पास गया और अंदर झांकने लगा। बिल्कुल वैसे? हाँ, ठीक वैसे जैसे यूसुफ ने हाथ के निशान देखे थे। यूसुफ का डर अब गुस्से में बदल गया। वो उस आदमी के पास जाकर चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? इतने दिनों से देख रहा हूं, रोज रात को आकर हमारी खिड़कियों से अंदर ताक झांक करते हो। पागल हो क्या? दूर हटो यहां से, ये मेरे माँ बाप का घर है। गुस्से में था वो बहुत। यूसुफ के चिल्लाने पर वो अजनबी धीरे से पलटा। उसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी और गंभीरता थी। वो यूसुफ को घूरते हुए पूछा, कौन से माँ बाप? किन लोगों की बातें कर रहे हो तुम? और यही वो पर्दा उठता है जिसने पूरी कहानी को ढक रखा था। सच्चाई जो यूसुफ की कल्पना से भी ज्यादा भयानक थी। यूसुफ चुप हो गया। अजनबी की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे खामोश कर दिया। तब वो अजनबी धीमी सपाट आवाज में बोला, इस घर में इस घर में तो पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता। क्या? 1 मिनट। यूसुफ को अपने कानों के यकीन नहीं हुआ। वो बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे माँ बाप अंदर हैं, बीमार हैं। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं। अजनबी बोला, हम मोहल्ले वाले कई दिनों से देख रहे हैं तुम्हें। तुम रोज यहां आते हो, इस बंद दरवाजे को खटखटाते हो, घंटी बजाते हो, फिर अंदर चले जाते हो और घंटों अकेले ही बड़बड़ाते रहते हो। अकेले? मतलब घर खाली था? ये घर 20 साल से खाली पड़ा है, वीरान। तुम्हारी ये हालत देखकर हम लोगों को फिक्र हुई। इसीलिए मोहल्ले वालों ने मुझसे कहा था कि तुम पर नजर रखूं, कहीं तुम खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लो। इसलिए मैं यहाँ आता था देखने की तुम ठीक तो हो। ओह, तो वो झांकना वो इसलिए था? हाँ। यूसुफ की दुनिया घूम गई। वो बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। सदमा। तब वो अजनबी उसे पास की सीढ़ी पे बिठाता है और वो सच्चाई बताता है जिसे यूसुफ शायद कभी जानना ही नहीं चाहता था। वो कहता है, तुम 20 साल से यहां नहीं थे, शायद इसलिए तुम्हें पता नहीं। आज से 20 साल पहले कश्मीर में हालात बहुत खराब थे, बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे। तुम्हारे माँ बाप भी एक ऐसे ही प्रोटेस्ट का हिस्सा थे जो गांव कदल ब्रिज के पास हुआ था। ओह। उसी दौरान वहां गोलीबारी हुई, बहुत से लोग मारे गए, 50 से 100 के बीच। हे भगवान! तुम्हारे माँ बाप, वो भी उन्हीं बदनसीबों में शामिल थे। अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। एक भयानक तस्वीर बनाती हुई पिता की बीमारी की खबर, जो शायद सिर्फ यूसुफ को वापस बुलाने का एक जरिया थी, उसकी आत्मा की पुकार। हाँ,
घर पर मिले बीमार माँ बाप, जो असल में उसके माँ बाप की अतृप्त आत्माएं थीं, अपने बेटे के आने से शायद कुछ पल के लिए ज्यादा जीवित महसूस कर रही थीं। बिल्कुल। रात में खिड़की पर हाथ के निशान शायद उन्हीं के थे, बाहर की दुनिया से अपने बेटे को देखते हुए। पिता की 12 बजे से पहले लौटने की चेतावनी, जिसका सीधा संबंध गौकदल ब्रिज पर हुई उनकी मौत और वहां भटकती आत्माओं से था। सही। दानिश की कहानी, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी। तालाब में दिखी लाशें उसी हादसे के शिकार लोगों की थीं। और वो अजनबी, क्या वो भी कोई आत्मा था, या बस एक हमदर्द पड़ोसी जिसे यूसुफ की माँ की आत्मा ने अपनी कहानी में किरदार बना दिया था ताकि यूसुफ को शक ना हो? स्रोत इसे खुला छोड़ देता है। ये दिलचस्प है। हाँ, ये सवाल रह जाता है। वो अजनबी यूसुफ को ये भी बताता है कि हाँ, गौकदल ब्रिज पर आज भी उन मारे गए लोगों की रूहें भटकती हैं, रोती हैं, चीखती हैं, शायद इंसाफ या शांति मांगती हैं। और जिनसे यूसुफ इतने दिनों से अपने घर में बातें कर रहा था, वो कोई और नहीं, उसी के माँ बाप की आत्माएं थीं। उफ। अजनबी की आखिरी बात यूसुफ के होश उड़ा देती है। तुम्हारे आसपास तुम्हें जो भी दिख रहा था, जो भी लोग तुम्हें अपने घर में दिखे, वो जिंदा नहीं थे। यूसुफ के लिए ये सच्चाई किसी बुरे सपने के टूटने से भी ज्यादा तकलीफदेह थी। वो सारे बिंदु जोड़ने लगा। खाली घर, अकेले बात करना, खिड़की पर निशान, सब कुछ समझ आने लगा। बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। 20 साल का दबा हुआ गम, माँ बाप को इस तरह खोने का एहसास और ये भयानक अनुभव उसे तोड़ गया। कहानी के मुताबिक वो वापस न्यूयॉर्क लौट गया, शायद फिर कभी कश्मीर ना आने के लिए। ये कहानी, जैसा कि स्रोत हमें बताता है, साल 2010 की है, लेकिन कहा जाता है कि आज भी, इतने सालों बाद भी, गौकदल ब्रिज को लेकर लोगों के मन में वैसा ही खौफ है। हाँ, ऐसी जगहों से जुड़ी कहानियां सालों साल चलती हैं। लोग आज भी आधी रात के वक्त वहां से गुजरने से कतराते हैं। यूसुफ की कहानी हमें उस पुरानी, दुनिया भर में पाई जाने वाली धारणा की याद दिलाती है कि जिन लोगों की मौत अन्यायपूर्ण, दर्दनाक या अचानक होती है, या जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, उनकी आत्माएं अक्सर उस जगह से जुड़ी रह जाती हैं, उसे छोड़ नहीं पाती। हाँ। और ये कहानी वाकई एक गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या अतीत की त्रासदियां, खासकर जहां सामूहिक हिंसा या गहरा दुख जुड़ा हो, क्या वो वाकई किसी स्थान पर, उसकी हवा में, उसके माहौल में अपने एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं? क्या गौकदल ब्रिज जैसी जगहें सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा है, या वो अपने सीने में अनगिनत अनकही कहानियां, अधूरे दुख और अतृप्त आत्माओं का बोझ लिए खड़ी हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, यूसुफ का अनुभव क्या था? क्या वो उसके अपने मन का भ्रम था, गहरे सदमे और अपराध बोध से उपजा हुआ, या फिर वो वाकई उन आत्माओं के संपर्क में आया था? स्रोत हमें इसका निश्चित उत्तर नहीं देता, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि अनदेखी दुनिया और हमारे अतीत के घावों के बीच का रिश्ता कितना गहरा और रहस्यमयी हो सकता है। बिल्कुल, एक अनसुलझी पहेली की तरह।